वो रात के 11 बजे का समय था। रघु अपनी साइकिल को पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। उसकी साइकिल के पीछे कैरियर पर एक मोटा लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ था। रघु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ साइकिल चलाए जा रहा था। अच्छा खासा दोपहरी के समय लकड़ियाँ काटने जा रहा था, मगर मेरी पत्नी, क्या बोलूँ अपनी पत्नी को। तभी रघु के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ आई और उसकी नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू टकराई। रघु अपनी साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा। आसपास देखने पर उसे रात के साए और घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। रघु की साइकिल में लगी हुई टॉर्च बंद हो चुकी थी। रघु ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाल ली और इधर उधर देखने लगा। तभी रघु की नज़र सामने एक तालाब पर पड़ी। रघु को वहां पर कोई बैठी हुई एक काली छाया नजर आई। उस काली छाया को देखकर रघु अपने आप से बोला, ये छाया तो किसी औरत की लगती है। कहीं कोई टूरिस्ट गलती से यहाँ पर आकर भटक तो नहीं गई। इतना बोलकर रघु तेजी से अपनी साइकिल छोड़कर उस तालाब की ओर चला गया। रघु ने देखा कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए घुटनों के बल उस तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा था। रघु उस लड़की की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और इस घने जंगल में इस तालाब के किनारे क्या कर रही हो? रघु के कहने पर उस लड़की ने जैसे ही अपना सर उठाया, उसका भयानक चेहरा देखकर रघु की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। रघु की चीख जंगल के सन्नाटों को चीरकर एक बार फिर शांत हो गई। नताशा अपने रूम में बैग्स पैक कर रही थी। तभी उसका पति राहुल वहां पर आकर बोला, ये क्या नताशा, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की? नताशा झल्लाते हुए बोली, पैकिंग करना इतना आसान नहीं होता राहुल, उसमें टाइम लगता है। राहुल घबराते हुए बोला, अरे यार नताशा, एडी कुछ देर में आने ही वाला होगा, हमें माँ के आने से पहले ही निकलना होगा। नताशा बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम मॉम को बता देंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या हो जाएगी। राहुल ने बोला, तुम बात को नहीं समझ रही नताशा, मॉम को शुरू से ही उस जगह से ना जाने क्यों चिढ़ है जिस जगह पर हम दोनों घूमने जा रहे हैं। फटाफट पैकिंग करो, आधे घंटे में हमें निकलना है। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ कनिका उसे अजीब से अंदाज में घूरते हुए देखकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता राहुल, पूरी कंट्री में तुम्हें वही जगह क्यों मिल रही है जिस जगह से मुझे सख्त नफरत है। राहुल ने कहा, मॉम, नताशा का शुरू से ही नैनीताल और भीमताल घूमने का मन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आपकी वजह से मैं और नताशा अकेले नहीं जा रहे, मेरा दोस्त एडी भी मेरे साथ जा रहा है। अचानक राहुल की माँ की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। कनिका डरे हुए अंदाज में राहुल की ओर देखकर बोली, मेरा कहा मान बेटा, वहां मत जा। राहुल अपनी माँ की बात पर झल्लाते हुए बोला, बस कीजिए माँ, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। इतना बोलकर वो फिर से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद एडी अपनी लग्जरी कार लेकर आ गया। राहुल अपनी माँ की ओर देखकर बोला, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वो इलाका सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर कॉटेज था, जिसके चारों ओर हरियाली और सुंदर पेड़ खड़े वहां की खूबसूरती बयान कर रहे थे। उस कॉटेज के अंदर निर्मला काफी देर से साफ सफाई का काम करने में बिजी थी। निर्मला उस कॉटेज में नौकरी किया करती थी। तभी वहां पर एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो कि भीमताल के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था, निर्मला की ओर आकर
गुस्से में बोला, ये क्या निर्मला, 2 दिन से तुम इस कॉटेज की सफाई नहीं कर पाई? निर्मला ने कहा, साहब जी आप तो जानते हैं कि मेरा पति रघु कई दिनों से घर वापस ही नहीं आया। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। इतने दिन वो कभी लापता ही नहीं हुआ। प्रोफेसर ने कहा, अरे वो तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़ शराबी है, पड़ा होगा कहीं पर पीकर। तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिल्ली शहर से मेरा दोस्त राहुल अपनी पत्नी नताशा और अपने दोस्त एडी के साथ यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आने वाला है। हो सकता है वो लोग शाम को ही यहाँ पर आ जाए। इतना बोलकर प्रोफेसर एक शीशे की खिड़की के बाहर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगे। प्रोफेसर ने देखा कि उनके कॉटेज के आसपास धुंध बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, समझ में नहीं आ रहा ये कोहरा कैसे फैलता जा रहा है। मैंने आज तक इतनी स्पीड से कोहरा फैलते नहीं देखा। प्रोफेसर निर्मला की ओर देखकर बोले, निर्मला मैं अभी आता हूँ, और सुनो तुम्हें आज रात यहीं रुकना है। निर्मला के कुछ बोलने से पहले प्रोफेसर तेज कदमों से कॉटेज के बाहर गार्डन में चला गया और अचानक से फैलती हुई धुंध को बड़ी हैरत की नज़रों से देखने लगा। तभी अचानक प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बड़ी फुर्ती से निकलकर उसकी आंखों के सामने से ओझल होकर एक घने पेड़ की दिशा की ओर चला गया। प्रोफेसर के कदम खुद ब खुद उस पेड़ की ओर बड़ी तेजी से चले गए। प्रोफेसर चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाशने की कोशिश करता हुआ अपने आप से बोला, कोई तो था। आखिर कौन था जो बिजली की रफ्तार से निकलकर मेरे सामने से चला गया? क्या वो वहम था? तब उसके कानों में किसी लड़की की आवाज आई, वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सच था। मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। अचानक प्रोफेसर की नाक किसी लेडीज के परफ्यूम की तेज खुशबू से टकराई। प्रोफेसर ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर औरत लाल साड़ी पहने हुए प्रोफेसर को ही घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे इंसानों से कुछ अलग ही बना रही थी। ना जाने क्यों प्रोफेसर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक वहां आसपास देखते ही देखते ज्यादा धुंध फैलने लगी। प्रोफेसर की जुबान खुद ब खुद कपकपाने लगी। प्रोफेसर ने लड़खड़ाती हुई जबान से उस लड़की की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें भीमताल में आज तक नहीं देखा। वो लड़की रहस्यमय अंदाज में प्रोफेसर की ओर देखकर बोली, क्या वो वापस आने वाला है? प्रोफेसर उस लड़की की बात सुनकर ना समझने वाले अंदाज में उसकी ओर देखकर बोले, कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? लड़की ने कहा, मुझे उसके आने की आहट लग चुकी है। तुम नहीं जानते मैं कितने सालों से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके आने का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूँ वो आने वाला है जिसका इंतजार मैं कई सालों से कर रही हूँ। यकीन मानो वो यहाँ आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। प्रोफेसर डरते हुए बोले, मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। लड़की ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इतना बोलकर वो लड़की प्रोफेसर की ओर बड़े ही अंदाज से घूरते हुए बोली, तुम्हें मरना होगा प्रोफेसर। अचानक उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया और उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गई। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक फैल गए। वो प्रोफेसर को घूरने लगी। ये देखकर प्रोफेसर की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। क्या तुमने मेरे शरीर पर सुहागन का जोड़ा नहीं देखा? और अचानक वहां पर तेज हवा चलने लगी और अचानक वहां पर एक इतना
तेज हवा का झोंका आया जिसने प्रोफेसर को पीछे ले जाते हुए इतनी तेजी से भिड़ाया कि एक पेड़ की नुकीली शाख उनके सीने में समा गई। प्रोफेसर की चीख उस कॉटेज के आसपास गूंज कर रह गई। प्रोफेसर की चीख निर्मला के कानों में पड़ी। निर्मला घबरा कर दौड़ते हुए जैसे ही बाहर की ओर निकली, अचानक वो लड़की एक काले धुएं में सिमटकर वहां से गायब हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखी जा रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला को नहीं पता था कि ठीक उसके सामने उस ऊंचे पेड़ के ऊपर प्रोफेसर की लाश टंगी हुई थी। प्रोफेसर का चेहरा अचानक से ऐसा हो चुका था जैसे कि प्रोफेसर को मरे हुए सालों बीत चुके हैं। प्रोफेसर का शरीर ऐसे मालूम पड़ रहा था जैसे कि प्रोफेसर के शरीर से खून की एक एक बूंद किसी ने बड़ी तेजी से निचोड़ ली हो। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखों की जगह 2 बड़े बड़े काले गड्ढे पड़ गए थे और आंखें मानो गायब हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की मां कनिका की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वो अपने बंगले में बेचैनी के आलम में इधर उधर बड़बड़ाते हुए टहल रही थी। बरसों से जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। आजकल के बच्चे बड़ों की बात का मतलब ही नहीं समझते। पता नहीं अब क्या होगा। इतना बोलकर वो एक कुर्सी पर बैठकर 20 साल पुरानी यादों में खो गई। वो भीमताल की पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बसी हुई एक पुरानी हवेली थी। कनिका की उम्र उस समय 25 साल के आसपास थी। कनिका अपने बच्चे को दूध ही पिला रही थी कि तभी उसका पति अशोक बारिश में भीगा हुआ घबराते हुए वहां आ पहुंचा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कनिका ने कहा, आप बारिश में कैसे भीग गए और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक कांपता हुआ बोला, अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है कनिका, हमें अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। कनिका ने कहा, निकलना होगा से क्या मतलब है आपका? सब कुछ ठीक तो है? अशोक ने कहा, जल्दी से मुन्ना को उठाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वेट, सारा सामान बिखरा पड़ा है, हम यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हैं, पैकिंग तो कर लेने दो। तभी अशोक चीखता हुआ कनिका की ओर देखकर बोला, जो सामान जहां बिखरा है वहीं रहने दो, बोला ना हमें अभी और इसी टाइम यहां से निकलना है। सारी बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी चलो यहां से। इतना बोलकर अशोक ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कनिका का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले आया और बगैर देरी किए कार स्टार्ट करके तेज रफ्तार से ड्राइव करने लगा। अशोक की कार कुछ दूर ही चली थी कि तभी एक काला साया बिजली की रफ्तार से अशोक की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वो काला साया एक बड़ी ही भयानक और अजीब सी दिखने वाली औरत का था। उसकी आंखें लाल थी, उसके लंबे बाल सड़क तक फैले हुए थे। उसकी अजीब सी आंखें देखकर कनिका की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कांपते हुए अपने पति अशोक की ओर देखकर बोली, ये आखिर ये क्या हो रहा है? कौन है ये? कनिका ने इतना कहा ही था तभी वो भयानक औरत भारी आवाज में अशोक की ओर घूरते हुए बोली, तुम इसे जहाँ भी चाहे ले जाओ, लेकिन इसे यहीं पर वापस आना होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और ये धोखा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अचानक अशोक ने अपनी कार उस काले साये के ऊपर तेजी से दौड़ा दी। अगले ही पल एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई और अचानक मोबाइल की घंटी बजने से कनिका अपनी 20 साल पुरानी उस भयानक याद से बाहर आ गई और मोबाइल स्क्रीन के नंबर को गौर से देखने लगी। वो नंबर कनिका के लिए नया था।
कनिका बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, इतनी रात के किसका फोन हो सकता है? इतना बोलकर कनिका ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। मगर हेलो के जवाब में दूसरी ओर एक औरत के हंसने की आवाज कनिका के कानों से टकराई। उस औरत की आवाज को सुनकर कनिका अचानक कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। कनिका की आंखों में खौफ छाने लगा। हेलो, कौन? मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रही थी, मगर उसे सन्नाटों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला अपने आप से बोली, पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रोफेसर बुरी तरह से चीखे हो। इतना बोलकर निर्मला की नजरें फिर से प्रोफेसर को तलाशने लगी। तभी एक कार गेट के अंदर आकर गार्डन में आकर रुक गई। उसमें से 3 लोग बाहर निकल आए। निर्मला उन तीनों को घूरने लगी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि राहुल, एडी और नताशा सवार थे। राहुल मुस्कुराता हुआ निर्मला की ओर देखकर बोला, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी पत्नी नताशा और ये मेरा दोस्त एडी है। हम प्रोफेसर के दोस्त थे। तुम कह सकती हो कि हम उनके मेहमान हैं। वैसे प्रोफेसर कहाँ है? उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमारे वेलकम के लिए अपने कॉटेज पर ही मिलेंगे। राहुल की बात सुनकर निर्मला इधर उधर देखने लगी। राहुल ने कहा, क्या हुआ? तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? निर्मला ने कहा, प्रोफेसर कुछ देर पहले यहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें बाहर देखने ही आई थी। निर्मला की बात सुनकर एडी हंसते हुए बोला, ये सारे प्रोफेसर एक जैसे ही होते हैं, कब इनका मूड बदल जाए कुछ नहीं पता। अब देखो, पता नहीं कहाँ चले गए। नताशा निर्मला की ओर देखकर बोली, प्रोफेसर ने हमारे बारे में कुछ बताया था? अचानक निर्मला को याद आ गया कि प्रोफेसर ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि उसके दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। निर्मला नताशा की ओर देखकर बोली, हाँ, कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया था। नताशा ने कहा, तो फिर हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? नताशा की बात सुनकर निर्मला थोड़ी झकपका गई। माफ कीजिएगा, मैं आप सबका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर पहले प्रोफेसर आपके बारे में ही बता रहे थे। निर्मला उन तीनों का सामान कार से निकाल कर अंदर ले गई। राहुल, एडी, नताशा भी कॉटेज के अंदर आ गए। अंदर जाकर नताशा उसी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां कुछ देर पहले प्रोफेसर खड़े हुए थे। नताशा ने कहा, यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है, वाओ। एडी ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है नताशा, जितना सुंदर भीमताल है उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मुझे ये कॉटेज लग रहा है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर डायल करने लगा। एडी राहुल की ओर देखकर बोला, किसका नंबर लगा रहे हो? राहुल ने कहा, प्रोफेसर का नंबर लगा रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर फोन नहीं उठा रहे यार। तभी निर्मला उन तीनों की ओर देखकर बोली, आप सब खाने में क्या लेंगे? राहुल ने कहा, कुछ नहीं, हम लंबे सफर से आए हैं और काफी थक भी गए हैं। खाना हम खाकर ही आए थे, अब हम बस आराम करना चाहते हैं। बस तुम एक काम करना, प्रोफेसर कभी भी आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सच भी यही था। नताशा, एडी, राहुल लंबे सफर से बुरी तरह से थके हुए थे। वो तीनों अपने रूम में नींद के आगोश में कब समा गए उन तीनों को भी पता नहीं चला। मगर निर्मला की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। उसके कानों में अभी भी प्रोफेसर की चीखें गूंज रही थी और उसका दिल किसी अनोनी आशंका से धड़के जा रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो गलत हुआ है जिसे वो नहीं जानती थी। प्रोफेसर का इंतजार करते करते निर्मला को आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया। निर्मला कॉटेज के एक रूम में कंबल ओढ़े छत को घूरे जा रही थी। अचानक निर्मला उठकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, कुछ तो गलत है। प्रोफेसर अनुशासन के बहुत ही पक्के हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देरी के लिए लापता हुए हो, और खास तौर से जब उनके मेहमान यहाँ पर आए हो। इतना बोलकर निर्मला के पैर आधी रात में कॉटेज के बाहर की ओर चले गए।
निर्मला टॉर्च पकड़े हुए कॉटेज के बाहर गार्डन में खड़ी इधर उधर देखने लगी। न जाने क्यों कड़कड़ाती हुई सर्दी में आज निर्मला के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक वो अपने आप से बोली, मैं भी कितनी पागल हूं, न जाने मुझे क्या हो गया है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका निर्मला के शरीर से टकराया और अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुंध बुरी तरह से बढ़ने लगी। निर्मला डरी हुई नजरों से उस बढ़ती हुई धुंध को देख रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। निर्मला ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके गले से चीख निकल गई। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जिसकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। प्रोफेसर भयानक मुस्कान के साथ निर्मला को घूरे जा रहा था। निर्मला ने देखा कि प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखों की जगह दो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और आंखें गायब हो चुकी थी। निर्मला कांपते हुए बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी प्रोफेसर धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। तभी निर्मला के कानों में किसी लड़की की आवाज आई, एक बार पीछे तो देखो निर्मला। निर्मला ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी हमशक्ल खड़ी हुई उसे घूरे जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका फिर से निर्मला के शरीर से टकराया और निर्मला उस बार सीधे उड़ती हुई उसी पेड़ की दूसरी नुकीली शाख से टकराई। वो नुकीली शाख निर्मला के सीने के आर पार हो गई। निर्मला की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। निर्मला और प्रोफेसर की लाशें उस बड़े पेड़ पर आमने सामने थी। अगले ही पल निर्मला का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ता गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसको मरे हुए सालों बीत चुके थे।